स्वागत है बच्चों, आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अब तक हम लोगों ने इकाई 1 वैद्युत स्थितिकी यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूमेरिकल्स के साथ उसकी थियरी भी कंप्लीट की। अब बच्चों, आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं इकाई 2 धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले पाठ वैद्युत चालन इलेक्ट्रिक कंडक्शन के बारे में। तो बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेहद ही सरल अंदाज में, क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट एंड स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड के 3 आधारों पर बेस्ड। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो बच्चों, विद्युत चालन की दृष्टि से यदि हम देखें तो पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें एक है विद्युत चालक, विद्युत कुचालक दूसरा, और तीसरा है विद्युत अर्धचालक। तो बच्चों, विद्युत चालकों को किसी भी पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भाग जो है हमारे। तो पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। तो बच्चों, पदार्थों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, इसमें पहला है विद्युत कुचालक, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स या इन्हीं को बच्चों हम लोग विद्युत अचालक भी कहते हैं। विद्युत अचालक, नॉन कंडक्टर्स। तो बच्चों, वैद्युत अचालक या वैद्युत कुचालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है, अर्थात इनके भीतर आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है। इनमें आवेश के प्रवाह को बच्चों वैद्युत धारा कहते हैं, तो इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इनके अगर उदाहरण हम लोग देखें तो उदाहरण में एबेनाइट, डायमंड, जैसे सूखा कागज, सूखी लकड़ी, तो आदि पदार्थ हैं बच्चों जिनमें वैद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता। तो इत्यादि बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता। तो वह पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह न हो सके, जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती बच्चों, तो उन पदार्थों को हम लोग कहते हैं वैद्युत कुचालक या वैद्युत अचालक। अब दूसरा है बच्चों हमारा विद्युत चालक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। तो बच्चों, ये वो पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत आवेश प्रवाहित होता है। इन पदार्थों के भीतर बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही इनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह बना रहता है। और बच्चों, इन पदार्थों में वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि वैद्युत आवेश के प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं। तो अगर इन पदार्थों में वैद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो इनमें वैद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। उदाहरण के तौर पर बच्चों, सभी धातुएं विद्युत चालक ही हैं। जैसे हमारी सोना है, चांदी है, सभी धातुएं विद्युत चालक हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा,
इत्यादि। और भी बहुत धातुएं, किसी भी धातु को आप ले लीजिए वो विद्युत चालक के भाग में ही आएगी। अब बच्चों तीसरा है विद्युत अर्धचालक। तो अर्धचालक कौन होते हैं? अर्धचालक, इनको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स बच्चों, अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, लेकिन इनके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इनमें विद्युत आवेश का प्रवाह बहुत कम होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि इनकी जो विद्युत चालकता होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम बच्चों इन्हीं पदार्थों में अशुद्धि मिलाते हैं और उस अशुद्धि को मिला करके पी टाइप और एन टाइप दो प्रकार के अर्धचालकों को बनाया जाता है, जिससे इनकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो बच्चों यहाँ पर विद्युत अर्धचालक के विषय में इस पाठ में ज्यादा चर्चा नहीं होगी, या यूं कहें इसके विषय में कोई भी चर्चा नहीं होगी। जो भी बातें होंगी वो विद्युत चालक के लिए ही होगी, क्योंकि हमें किसी पदार्थ के भीतर विद्युत आवेश के प्रवाह के बारे में अध्ययन करना है, वो भी डिटेल में। तो किसी चालक के भीतर विद्युत आवेश किस प्रकार प्रवाहित होता है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो विद्युत अर्धचालक के बारे में हम लोग दूसरी किताब की चौथी इकाई अर्धचालक युक्तियों में डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों फिर भी विद्युत अर्धचालक के हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। तो विद्युत अर्धचालकों में सिलिकॉन और जर्मेनियम दो बहुचर्चित अर्धचालक है। अब बच्चों किसी पदार्थ के भीतर विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो उस पदार्थ को हम लोग विद्युत चालक कह सकते हैं, और जिसमें विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है तो उसको हम लोग विद्युत कुचालक कह सकते हैं। तो किसी विद्युत चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह, या यूं कहें कि धातुओं में विद्युत आवेश का प्रवाह का जो कारण है वो हम लोग स्पष्ट तरीके से समझे, तो इसके लिए हम लोगों को एक हेडिंग देखनी चाहिए, धात्विक चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह। क्लियर बच्चों? तो अब अगली हेडिंग हम लोगों की धात्विक चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह। 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 विद्युत आवेश का प्रवाह। बच्चों धातुओं में विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, इस बात को हम लोग बहुत ही डिटेल तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये बात अगर स्पष्ट हो गई तो हम विद्युत चालन में चीजों को समझ सकते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों के अध्ययन करने में हमें आसानी होगी। तो देखते हैं बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in a metallic conductor. बच्चों धातुओं में जो उसके परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों में से जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों में नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है, और नाभिक से दूर जाने पर जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में या नाभिक से दूर होते हैं, उन पर नाभिक का वैद्युत आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो जिन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का वैद्युत आकर्षण बल कम होता है, वह इलेक्ट्रॉन आसानी से धात्विक चालक से बाहर भी निकाले जा सकते हैं, और आसानी से उन्हें धात्विक चालक के परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने से मुक्त भी किया जा सकता है। तो बच्चों किसी
धात्विक चालक में वैद्युत आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग अब समझेंगे। देखिए ध्यान से कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इसमें तमाम सारी हेडिंग्स होंगी हमारी, तो उनमें एक एक करके समझ लेते हैं बच्चों। निम्न प्रकार, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, बच्चों धात्विक चालक में, धात्विक चालक के भीतर इसके परमाणु हैं, और इन परमाणुओं के भीतर अतिसूक्ष्म द्रव धनावेशित भाग पाया जाता है, जिसकी त्रिज्या की कोटि लगभग 10⁻15 मीटर होती है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। और इन नाभिक के चारों ओर इसके इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है, उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है। क्लियर बच्चों? तो बाह्य वातावरण से, अब भाई परमाणु के बाहर जो है वो क्या है? वातावरण। तो बाह्य वातावरण से यह इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा को प्राप्त करता है। बच्चों ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब यह इलेक्ट्रॉन उस ऊष्मीय ऊर्जा को प्राप्त करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अब नाभिक के आकर्षण बल के विरोध में कार्य कर सकता है। तो यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल के विरोध में कार्य करके मुक्त हो जाते हैं। अब बच्चों किसी परमाणु से, अगर धात्विक चालक के भीतर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है तो वह परमाणु धनात्मक आवेशित हो जाए। इसी तरह बच्चों जैसे ये है, धात्विक चालक के भीतर परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए तो ये धनात्मक आवेशित हो गए, परमाणु मुक्त हुए तो ये धनात्मक आवेशित हो गए। तो इस तरह हम कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा धात्विक चालक है, जो हमारा धात्विक चालक है, उस धात्विक चालक के भीतर उपस्थित परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन बाह्य वातावरण से ऊष्मीय ऊर्जा को प्राप्त करके नाभिक के आकर्षण बल के विरोध में कार्य करके मुक्त हो जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को ही बच्चों हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति को ही हमें इस पाठ में बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, क्योंकि हमें इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किसी वैद्युत चालक में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के बारे में समझना। तो बच्चों लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। किसी धात्विक चालक, किसी धात्विक चालक के भीतर उपस्थित परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कक्षीय इलेक्ट्रॉन बाह्य वातावरण से ऊष्मीय ऊर्जा को प्राप्त करके नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, जो धात्विक चालक के भीतर अनियमित इनसाइड द ब्रैकेट रैंडम रूप से गति करते हैं, इन्हें ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट समझते चलो।
एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है, पूरा वीडियो देखना है अंत तक बच्चों, मन लगाकर पढ़ो। इकाई 1 आपकी तैयार हो गई है। यदि आप उसमें अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाइए और एक एक वीडियो देखिए, मन लगाकर पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाने वाले आपके पांडे। अब बच्चों हम लोग देखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग क्या होता है। हम लोगों को यह पता हो गया है कि किसी धात्विक चालक के भीतर परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊष्मीय ऊर्जा को प्राप्त करके नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्लियर बच्चों। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धात्विक चालक के भीतर कुछ धनात्मक परमाणु और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और धात्विक चालक के भीतर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं। तो बच्चों देखते हैं इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है। तो बच्चों किसी धात्विक चालक के भीतर, किसी धात्विक चालक के भीतर ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वेग कामा ऊष्मीय वेग कहलाता है, ऊष्मीय वेग कहलाता है। अब बच्चों ये स्पष्ट हो गया कि भाई ये वेग कहां से आ रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ये जो वेग मिल रहा है ये बाह्य ऊष्मीय ऊर्जा से मिल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊष्मीय ऊर्जा को प्राप्त करेगा, उसमें ऊर्जा आएगी तो वह उस ऊर्जा को अपनी गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है, क्लियर बच्चों। तो अब धात्विक चालक के भीतर यदि इलेक्ट्रॉन में यह वेग है और इलेक्ट्रॉन इस वेग से उसके भीतर गति कर रहा है तो फिर धात्विक चालक में एक वैद्युत धारा का प्रवाह होना चाहिए, या ऊष्मीय वेग के कारण धात्विक चालक के भीतर वैद्युत आवेश का प्रवाह निरंतर नहीं हो पा रहा, अर्थात उन धात्विक चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका कारण समझेंगे और देखेंगे कि ऊष्मीय वेग का मान कितना होता है। तो बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग जो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग U लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, क्लियर बच्चों। अब धात्विक चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति है वो अनियमित है, अर्थात बच्चों हम लोग एक चित्र की सहायता से देख सकते हैं कि धात्विक चालक के भीतर, जैसे मान लीजिए ये कोई धात्विक चालक, हम धात्विक चालक विचार कर रहे हैं, उसके भीतर जो परमाणु है उनकी स्थितियों को कुछ यहाँ पर निरूपित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा एक परमाणु है। अब चूंकि परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है इसलिए यह परमाणु धनात्मक आवेशित है, और यह हमारा दूसरा परमाणु है, ये हमारा तीसरा परमाणु है। इसी तरह बच्चों डॉट 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 इन परमाणु हैं धात्विक चालक के भीतर, इसी तरह ढेरों परमाणु हैं। तो बच्चों मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से निकला U1 वेग से और गति करता हुआ इससे टकरा गया। U1 वेग क्या है, ऊष्मीय वेग है इलेक्ट्रॉन। तो अब बच्चों यहां से फिर निकला और U2 वेग से निकल करके इससे टकरा गया, यहां से जो निकला U2 वेग से। अब बच्चों यहां से निकल करके वो यहां टकरा गया, U3 वेग से निकला यहां से। तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊष्मीय वेगों को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अब बच्चों इसी तरह वो यहां से निकल करके यहां आया, यहां से निकल करके यहां गया, यहां से निकल कर फिर यहां आ गया। तो इस तरह देखा जाए बच्चों, फिर यहां से निकल करके यहां आया। इसी तरह पूरे धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति अनियमित है, क्लियर बच्चों। मुक्त इलेक्ट्रॉन
एक निश्चित दिशा में प्रवाहित ना होकर के मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और धनात्मक परमाणुओं से टकरा रहा है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की इन्हीं अनियमित गति तथा धनात्मक परमाणुओं के साथ टक्कर के कारण उस धात्विक चालक के भीतर वैद्युत धारा प्रवाहित ऊष्मीय वेग के कारण नहीं होती, क्योंकि जब वैद्युत आवेश एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होगा तो हम उसके प्रवाह को वैद्युत धारा कहेंगे। यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा अनियमित रूप से गति कर रहा है, इसलिए इन ऊष्मीय वेग के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति से वैद्युत धारा चालक के भीतर नहीं प्रवाहित होती है। और बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको याद रखना है, धात्विक चालक के भीतर पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों का अगर हम ऊष्मीय वेग का औसत मान लेंगे या किसी एक इलेक्ट्रॉन के n क्रमागत टक्करों का औसत लेंगे तो वो औसत मान हमारा शून्य आने वाला होगा। धात्विक चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। औसत ऊष्मीय वेग बच्चों, ऊष्मीय वेग शून्य होता है। देखिए पहली क्रमागत टक्कर में U1, दूसरी में U2, तीसरी में U3 डॉट 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 NV में UN मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग है, तो औसत ऊष्मीय वेग क्या बनेगा? औसत ऊष्मीय वेग हमारा क्या बनेगा बच्चों? पहले इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1 है पहले टक्कर में, तो दूसरे टक्कर में इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U2 है, तीसरे टक्कर में U3 है प्लस डॉट 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 NV टक्कर में मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग UN। और हम अगर टक्करों की संख्या से भाग देंगे तो ये बन जाएगा हमारा औसत ऊष्मीय वेग, और यह औसत ऊष्मीय वेग बच्चों शून्य होता है। धात्विक चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है, या इसी के कारण कह सकते हैं कि धात्विक चालक के भीतर ऊष्मीय वेग के कारण वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जब हमारा मान लीजिए इस परमाणु से निकला और यहां से निकलकर यहां से टकरा गया दूसरे किसी परमाणु से, तो धात्विक चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनात्मक परमाणुओं के बीच क्रमागत टक्करें होती। इस पॉइंट को यहां पर लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धात्विक चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धात्विक चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनात्मक परमाणुओं के बीच क्रमागत टक्करें होती। क्लियर बच्चों? तो अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला ऊष्मीय वेग U1 से और कुछ दूर तक चला और इसके बाद ये टकरा गया हमारा किसी दूसरे परमाणु से। तो बच्चों पहली क्रमागत टक्कर में मुक्त इलेक्ट्रॉन ने जो दूरी तय की है वो λ1 है। इसी तरह अब बच्चों इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है और दूसरी क्रमागत टक्कर में वह λ2 दूरी चल करके दूसरे धनात्मक परमाणु से टकरा जाता है। इसी तरह बच्चों यहां से निकल करके वो देखिए तीसरी क्रमागत टक्कर में λ3 दूरी चल करके यहां से टकरा जाता है। इसी तरह बच्चों ये NV क्रमागत टक्कर में मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा λn दूरी चल करके टकरा जाता है। तो बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा
ये जो क्रमागत टक्करें हैं इनमें जो तय की गई दूरी है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 कामा डॉट 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 लैम्डा n, इन्हीं का औसत मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पहला पथ कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो धात्विक चालक के भीतर धात्विक चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं धनात्मक परमाणु की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, धात्विक चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं धनात्मक परमाणु की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया औसत पथ कामा मुक्त इलेक्ट्रॉन का बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ इनसाइड द ब्रैकेट लैम्डा कहलाता है। तो बच्चों पहली क्रमागत टक्कर में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया पथ लैम्डा 1, दूसरी में लैम्डा 2, तीसरी में लैम्डा 3 और डॉट 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 एनवी टक्कर में तय किया गया पथ जो है लैम्डा n है। तो बच्चों इन सब का औसत क्या बनेगा इसको देख लेते। यदि पहली कामा दूसरी कामा तीसरी कामा डॉट 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 एनवी क्रमागत टक्कर में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया पथ क्रमशः लैम्डा 1 कामा लैम्डा 2 कामा लैम्डा 3 कामा डॉट 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 लैम्डा n है। तो बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो माध्य मुक्त पथ बना वो होने वाला है लैम्डा इक्वल्स टू इन सभी पथों का योग और डिवाइड बाई टक्करों की संख्या n। तो बच्चों ये हमारा निकल आया किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत पथ जिसकी इकाई मीटर है और जिसको हम लोग कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने समझा क्या होता है धात्विक चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग और क्या होता है इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। जुड़े रहे आयुष पांडे फिजिक्स YouTube चैनल के साथ और पढ़ें सारे क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग देखने वाले हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा। अनुगमन वेग के आधार पर वैद्युत धारा के लिए सूत्र की स्थापना, वैद्युत प्रतिरोध, धारा घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध और बच्चों विभिन्न धात्विक प्राचलों के पदों में वैद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन और धात्विक चालक का वैद्युत प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। इन सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे बेहद ही सरल अंदाज में और बिल्कुल
क्लियर कॉन्सेप्ट। जुड़े रहें आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ, वीडियो को अंत तक देखें बच्चों, बीच में आपको वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है, मन लगाकर पढ़ें बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसको नोट्स भी बनाते चले बच्चों, नोट्स नहीं लिखिए तो नोट्स बनाते चले, मन लगाकर देखें। तो बच्चों हम लोगों ने मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग क्या होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ क्या होता है, इसके बारे में समझ लिया है। अब बच्चों हम लोग अपनी अगली हेडिंग देख रहे हैं जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल। मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल, मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल, मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल। रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको टाउ से डिनोट करते हैं बच्चों। रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों को पता है कि धात्विक चालक के भीतर धनात्मक परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन धनात्मक परमाणुओं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्करें होती हैं, जिसके कारण टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा बदल जाती है। तो जैसे ये हमारा पहला धनात्मक परमाणु और इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और u1 ऊष्मीय वेग से निकल करके λ1 दूरी चल करके किसी दूसरे धनात्मक परमाणु से टकरा जाता है। तो पहली क्रमागत टक्कर में मुक्त इलेक्ट्रॉन ने जो समय लिया है बच्चों वो τ1 सेकेंड है। इसी तरह बच्चों किसी दूसरे धनात्मक परमाणु से टकरा जाता है तो वहां पर उसने समय लिया τ2। इसी तरह बच्चों किसी तीसरे धनात्मक परमाणु से टकरा जाता है, यहां पर समय लिया उसने τ3। इसी तरह बच्चों किसी चौथे धनात्मक परमाणु से टकरा जाता है। इसी तरह बच्चों यह धनात्मक परमाणुओं के साथ अनियमित रूप से, मान लीजिए इससे टकराया, फिर इससे टकराया, इससे टकराया और फिर इससे टकरा गया। तो इसी तरह बच्चों ये τ1 τ2 τ3 τn सेकेंडों में पहली दूसरी तीसरी क्रमागत टक्करों में किसी न किसी धनात्मक परमाणु से टकरा जाता है। तो बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन धात्विक चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनात्मक परमाणु टकराते रहते हैं और किन्हीं दो क्रमागत टक्कर में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो औसत समय लेता है, उसी औसत समय को हम लोग उसी औसत समय को मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल टाउ कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो धात्विक चालक के भीतर किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया औसत समय अंतराल कामा मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल इनसाइड द ब्रैकेट टाउ कहलाता है। बच्चों यदि पहली कामा दूसरी कामा तीसरी कामा NV क्रमागत टक्कर में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय अंतराल τ1 कामा τ2 कामा τ3 कामा τn है। तो बच्चों
तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो श्रांतिकाल होगा, श्रांतिकाल, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल जो होगा वो बच्चों करना क्या है, इसमें हमें इन्हीं सभी समय अंतरालों का कर देना है योग, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n, और दे देना है इनका भाग। तो सभी समय अंतरालों का कर देना है योग और उसमें n टक्करों की संख्या का भाग देंगे, तो बच्चों हमको मिल जाएगा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय। यहां कम ज्यादा है, लेकिन जब औसत निकालेंगे तो सबका एक हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन जो औसत समय ले रहा है, उस औसत समय को ही हम श्रांतिकाल कहते हैं। अर्थात अगर ये सोचे कि भाई किसी धनात्मक परमाणु से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो लैम्डा दूर चलता है और टाउ सेकंड में टकरा जाता है, तो उष्मीय वेग से निकलकर लैम्डा दूर चलकर टाउ सेकंड में इलेक्ट्रॉन टकरा जाता है। धात्विक चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की यह कहानी। इसके आगे बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हम, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। तो वीडियो को अंत तक देखें, यह आज की वीडियो का अंतिम कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर पढ़ें। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये परीक्षा की दृष्टि से मन लगाकर इसको देखें। तो बच्चों अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीधे मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग की बात करते हैं। तो बच्चों क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग? मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब तक बच्चों जो हमने अध्ययन किया उसमें कहीं पर भी इस बात की चर्चा नहीं की है कि चालकता के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन नियमित गति कर रहा है। अब हमें चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में प्रवाहित कराना है, और बच्चों चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो तो इसके लिए हमें उत्पन्न करना होगा चालक तार के भीतर एक वैद्युत बल। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र अगर हम उत्पन्न कर लेंगे चालक तार के भीतर, तो चालक तार के में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल आरोपित होने लगेगा, वो भी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो बच्चों अब हमें चालक तार के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करना है और इसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों की नियमित गति एक निश्चित दिशा में प्रवाह को पढ़ना है। यहीं से बच्चों हम लोग वैद्युत धारा किस तरीके चालक तार में प्रवाहित होती है इसका अध्ययन भी कर पाएंगे। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों को पता है किसी भी चालक तार के भीतर, किसी भी चालक तार के भीतर धनात्मक परमाणु व मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो चालक तार के भीतर बच्चों धनात्मक परमाणु व मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक तार के भीतर धनात्मक परमाणु व मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों ये हम बना रहे हैं चालक तार के भीतर धनात्मक परमाणु, और ये है चालक तार के भीतर के मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर बच्चों? जैसे ही हम अभी तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार के भीतर अनियमित गति कर रहे हैं, जिसके कारण इसके अंदर कोई भी वैद्युत आवेश के कारण, वैद्युत आवेश के प्रवाह के कारण वैद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग भी शून्य आ रहा है। लेकिन जैसे बच्चों हम इन चालक तार के सिरों पर वैद्युत सेल की सहायता से एक विभवांतर को आरोपित कर देंगे, तो बच्चों अधिक विभव से कम विभव की ओर चालक तार के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र
उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो मान लीजिए हमने V विभवांतर आरोपित किया चालक तार के भीतर, चालक तार के भीतर स्मॉल l मीटर लंबाई में हमने विभवांतर आरोपित किया है कैपिटल V वोल्ट। तो बच्चों l मीटर लंबाई में V वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया है, तो एकांक लंबाई में V बाई L वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत विभवांतर आरोपित किया है, और यही चालक तार के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा। तो उसका पूरा कंप्लीट स्टडी करते हैं। तो यदि चालक तार के भीतर, चालक तार के सिरों पर, चालक तार के सिरों पर कैपिटल V विभवांतर आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। तो बच्चों L मीटर लंबाई में विभवांतर आरोपित कर दिया है हमने V वोल्ट, तो 1 मीटर लंबाई में आरोपित हुआ है V बाई L वोल्ट पर मीटर, और ये है हमारी विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। और बच्चों अगर यहाँ पर 1 कूलम का आवेश रखेंगे चालक तार के भीतर, धन धन को प्रतिकर्षित करेगा, ऋण धन को आकर्षित करेगा, तो जो चालक तार के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आने वाली है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर आने वाली है। इस प्रकार इस चालक तार के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल लगता है, तो ये लगा बच्चों अधिक विभव से कम विभव की ओर, अधिक विभव से कम विभव की ओर, कम विभव की ओर। अब बच्चों देखेंगे हम लोग चालक तार के भीतर, चालक तार के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल, आरोपित वैद्युत बल क्या होगा, सॉरी आरोपित वैद्युत बल क्या होगा, वैद्युत बल क्या होगा, तो कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल E इंटू स्मॉल ई, वो भी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो बच्चों अब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगने लगा, अर्थात इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में। तो बच्चों यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का द्रव्यमान स्मॉल m तथा त्वरण a है, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से F बराबर ma रखने पर, तो यहां पर रख देंगे बच्चों F बराबर ma, यहां तो ma बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा कैपिटल E इंटू स्मॉल ई, कैपिटल E का मान V बाई L है, वो भी पुट कर देंगे, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा E बाई ml। यहां पर बच्चों आप देखेंगे कैपिटल E का जो मान है वो हमारा V बाई L है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन पर यह त्वरण तो उत्पन्न हो गया, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन चालक तार के भीतर हमारा त्वरित गति करेगा या नहीं करेगा? तो मेन पॉइंट अब आने वाला है बच्चों कि क्या यह इलेक्ट्रॉन चालक तार के भीतर त्वरित गति करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लग रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है तो u1 वेग से निकलता है, टाउ 1 सेकंड चलने के पश्चात अंतिम वेग v1 कर लेता है, क्योंकि यहां तक त्वरण। लेकिन बच्चों जब इलेक्ट्रॉन धनात्मक परमाणु से निकलकर आगे चलेगा तो आगे जाकर अगले धनात्मक परमाणु से टकरा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हमारा धनात्मक परमाणु से टक्कर भी करता है। तो इस टक्कर के कारण देखते हैं कि पहली टक्कर में इलेक्ट्रॉन हमारा कितना अंतिम वेग प्राप्त करेगा। इसी तरह बच्चों v1 अंतिम वेग प्राप्त करेगा, तो दूसरी बार जब इससे टकराएगा तो u2 वेग से निकलेगा, टाउ 2 सेकंड तक चलेगा।
ए त्वरण के कारण अंतिम वेग v2 कर लेगा। इसी तरह बच्चों u3 वेग से निकलेगा, फिर उसमें वेग से निकलेगा, टाउ 3 सेकंड तक चलेगा, ए त्वरण से अंतिम वेग v3 कर लेगा। और यहां पर बच्चों un वेग से निकलेगा, ए त्वरण से टाउ n सेकंड के बाद अंतिम वेग हमारा ये कर लेगा vn। क्लियर बच्चों? तो यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का पहली कामा दूसरी कामा तीसरी कामा डॉट 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 एनवी क्रमागत टक्करों में ऊष्मीय वेग क्रमशः u1 कामा u2 कामा u3 कामा डॉट 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 un है un तथा श्रांतिकाल टाउ 1 कामा टाउ 2 कामा टाउ 3 कामा डॉट 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 टाउ n है। तो गति के प्रथम समीकरण के अनुसार, गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at से मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंतिम वेग क्रमशः v1 कामा v2 कामा v3, बच्चों यहां पर मान निकाल लेते हैं। तो u1 वेग से चला, ए त्वरण से टाउ 1 सेकंड तक वेग में वृद्धि हुई। यहां पर दूसरे टक्कर में u2 वेग से चला, ए त्वरण से टाउ 2 सेकंड तक वेग में वृद्धि हुई। u3 वेग से चला, ए त्वरण के अंतर्गत टाउ 3 सेकंड तक वेग में वृद्धि हुई। डॉट 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 un वेग से चला, ए त्वरण से टाउ n सेकंड तक इसके वेग में वृद्धि हुई। तो बच्चों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के पहली दूसरी तीसरी डॉट 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 एनवी क्रमागत टक्कर में अंतिम वेग होंगे। अब इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों ये है, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों में मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत अंतिम वेग कामा श्रांतिकाल कहलाता है। क्लियर बच्चों? तो यहां पर हम लोग निकालेंगे औसत अंतिम वेग, तो वो बनेगा vd इज इक्वल टू पहली टक्कर में v1, दूसरे में v2, तीसरे में v3 प्लस डॉट 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 एनवे में vn अपान n। क्लियर बच्चों? अब रख देंगे इनके मान। तो v1 है हमारा u1 प्लस ए टाउ 1, u2 प्लस ए टाउ 2, u3 प्लस ए टाउ 3 प्लस डॉट 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 un प्लस ए टाउ n। तो बच्चों अंतिम वेगों के योग में टक्करों की संख्या से भाग देने पर किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत अंतिम वेग आ गया हमारा। तो अब यहां पर इस श्रेणी को बच्चों हम लोग दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। तो एक हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un अपान n, और दूसरा हो जाएगा बच्चों ए को कॉमन लेकर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n अपान n। क्लियर बच्चों? तो ये होता है हमारा औसत ऊष्मीय वेग जो होता है 0, और ये हमारा त्वरण a, और ये बना हमारा श्रांतिकाल टाउ। तो vd इज इक्वल टू 0 प्लस a टाउ। क्लियर बच्चों? अब देखिए बच्चों यहां पर जो a है हमारा ve बाई ml है, तो vd इज इक्वल टू बना हमारा ve अपॉन ml इंटू टाउ। a हमारा ve बाई ml है, और जो हमारा अनुगमन वेग बना। अब बच्चों यहां पर ध्यान देखिए,
अनुगमन वेग हमारा बन रहा है वी डी इक्वल टू वी बाई एम एल इंटू टाउ, और जो विभवांतर v है, चालक की लंबाई है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, मतलब वी बाई एम एल, और किन्हीं तो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो श्रांति काल है, ये सब कुछ बच्चों नियत रहने वाला है। क्या रहने वाला है? नियत रहने वाला है। इसका मतलब है कि किसी चालक तार के भीतर जो मुक्त वैद्युत विभवांतर को आरोपित करने के बाद जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति है, वो बच्चों नियत वेग से होगी। मतलब Vd का मान भी हमारा नियत आने वाला है। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर चालक पदार्थ के भीतर है, तब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग नियत है। बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार के भीतर एक नियत वेग से गति करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वह त्वरित गति नहीं कर पाता। तो इसका कारण क्या है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित गति इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनात्मक परमाणुओं के बीच में क्रमागत टक्करें होती हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमारा धनात्मक परमाणु से निकला तो अगले धनात्मक परमाणु से टकरा जाता है। तो जब ये बार बार टक्कर करेगा तो त्वरित गति कब करेगा? तो त्वरित गति नहीं कर पा रहा बच्चों। ये आपको याद रखना है कि चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित नहीं होती है। तो यहीं से इस कॉन्सेप्ट को बच्चों आपने पूरा नोट कर लिया होगा। नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको सिखाते हैं इसका जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन। तो क्या हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन? किसी चालक तार के भीतर चालक तार के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर आरोपित करने के पश्चात चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित नहीं होती है। यद्यपि मुक्त इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से गति करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन में ऊष्मीय वेग के ऊपर u लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के ऊपर नियत सूक्ष्म वेग वृद्धि Vd लगभग बराबर 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होती है, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग V∑d कहते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अनुगमन वेग के बारे में चर्चा की है। आप सभी लोग आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। यहां मिलेगा आपको क्लियर कॉन्सेप्ट और कंप्लीट सिलेबस। बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाने वाले हैं आपके पांडे सर। वक्त हो चला है आज की कक्षा को समाप्त करने का। बच्चों, मिलेंगे कल फिर रात 9 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। बच्चों, निरंतर अभ्यास, निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इसलिए बच्चों, निरंतर मेहनत करें, मन लगाकर पढ़ें। इस बार अपनी बोर्ड परीक्षाओं में
और प्रतियोगी परीक्षाओं में धूम मचा देना बच्चों, तो इसके लिए एक एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें बच्चों, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। कक्षा के लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।